हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, उससे रिलेटेड होंगे आज के सारे क्वेश्चंस। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके 2023 एग्जाम से लिए गए हैं, जो आपके हाल ही में जून में और मार्च में जो एग्ज़ाम हुए थे यूजीसी नेट के, तो उससे सारे क्वेश्चंस आज के लिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्लास बाइलिंगुअल रहेगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, ठीक है। इसके अलावा मैं जो भी यूनिट्स आपको कवर करा चुकी हूँ, जो भी टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट बना दी है ऑलरेडी। आप लोग एक बार जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर देखना, ताकि आपके हो सकता है कि जो टॉपिक्स आपको टफ़ लगते हैं आपको वहाँ से देखकर वो ईजी लगने लगें, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो टफ़ होते हैं उनको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में डिस्कस किया। तो आप लोग एक बार जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस फ्रॉम द इवेल्युएशन प्रोसीजर्स लिस्टेड बिलो, फाइंड दोज कॉल्ड फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। बेसिकली इसमें पूछा गया है कि जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है उससे रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक होंगे। आप इनको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ लीजिए पहले, और उसके बाद हिंदी में भी है, हिंदी में भी पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए। वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो ये तो था इंग्लिश, इसके बाद ये है हिंदी। क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में कौन कौन सा होगा शामिल, ठीक है। सबसे पहला है, एक शिक्षक पाठ्यक्रम कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड प्रदान करता है। सबसे पहला है कि जो शिक्षक है वो स्टूडेंट्स को ग्रेड देता है। तो देखो, ग्रेड देना या फिर अगली क्लास में प्रमोट करना, या फिर जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, जो यूनिट टेस्ट होते हैं, वो सारे होते हैं समेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट, इसीलिए ये तो कट हो जाएगा। फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन में अगर आपको डिफरेंस पता है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग के दौरान अगर टीचर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, आपके डाउट्स क्लियर कर रहा है, क्लासरूम में जो भी इंटरेक्शन होता है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट है। बेसिकली इम्प्रूवमेंट के लिए होता है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ड्यूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो लास्ट में होता है। जैसे अगर आप लोगों ने कोई क्लास फाइनल पूरी पढ़ ली, ठीक है, उसका पूरा कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया, और लास्ट में जो आपके फाइनल एग्ज़ाम होते हैं जिससे आपको अगली क्लास में प्रमोट किया जाता है, ग्रेड दी जाती है, आपका फाइनल रिजल्ट आता है, या फिर जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, वो सब समेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जो टीचिंग और लर्निंग के दौरान क्लास में होता है, उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो ये ग्रेड वाला पॉइंट तो कट जाएगा। सेकंड है, ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि क्लासरूम में इंटरेक्शन के दौरान टीचर प्रोवाइड करता है फीडबैक स्टूडेंट्स को। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हमने यही तो जाना, ठीक है। द टीचर गिव्स मार्क्स टू स्टूडेंट्स इन अ यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट वाला जो ऑप्शन है ये भी हमारा समेटिव का पार्ट हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। द टीचर क्लैरिफाइज द डाउट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। अगर टीचर स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर कर रहा है क्लासरूम टीचिंग के दौरान, तो वो भी समेटिव इवैल्यूएशन का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ ड्यूरिंग की बात हो रही है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। तो हमारा कौन कौन सा सही हुआ, एक तो हमारा बी सही होगा, बी, और एक कौन सा सही होगा, डी, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज रिपोर्टेड टू पेरेंट्स। पेरेंट्स को रिपोर्ट प्रेजेंट करना, ये भी समेटिव का ही पार्ट होगा, तो हमारा ये भी कट जाएगा। लास्ट है, द लर्नर्स मोटिवेशन इज रेज्ड बाय द टीचर थ्रू ए क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चन आंसर क्लासरूम के दौरान किए जा रहे हैं, तो हमें पता है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट होगा, इसीलिए एफ भी हो जाएगा हमारा सही। बी डी एफ कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप देख लीजिए कि बी सही है, जहाँ जहाँ बी आ रहा है वो सही होंगे। तो देखो, इसमें बी नहीं आ रहा तो इसको काट दीजिए। इसके अलावा कौन सा गलत था, सी गलत था, तो जहाँ जहाँ सी आ रहा उसको भी काट दीजिए, तो ये आंसर खुद ही आ जाएगा, ठीक है। एक ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, बी, डी एंड एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गैर पारंपरिक अधिगम, ठीक है, वो कौन कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ दी हुई हैं, वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नॉन कन्वेंशनल में आएंगी। फर्स्ट है, कंट्रोल्ड एंड असेस्ड बाय द टीचर, यानी कि जो गैर पारंपरिक है,
देखो पारंपरिक कौन सा होगा, कन्वेंशनल कौन सा होगा। कन्वेंशनल कहेंगे जैसे चॉक एंड टॉक मेथड, या जैसे पहले गुरुकुल व्यवस्था होती थी जहाँ टीचर को ही सब कुछ समझा जाता था, टीचर को ही भगवान का रूप माना जाता था, टीचर की हर बात को फॉलो किया जाता था और सिर्फ क्या होता था, डायरेक्शन देता था टीचर, लेक्चर्स होते थे, वो था कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक। नॉन कन्वेंशनल क्या होगा, जो आज के दौर में है यानी लर्नर सेंटर्ड, लर्निंग बाय डूइंग, वो सारा आता है नॉन कन्वेंशनल के अंदर। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होना और टीचर के द्वारा एसेस करना ये कन्वेंशनल का पार्ट हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा गलत। लर्नर ओरिएंटेड ये सही है क्योंकि ये कन्वेंशनल का पार्ट है। यहाँ पे क्या पूछा है, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल की कैरेक्टरिस्टिक पूछी है जो नॉन कन्वेंशनल होगा, तो ये तो हमारा कन्वेंशनल था और ये होगा हमारा नॉन कन्वेंशनल यानी कि गैर पारंपरिक। बेस्ड ऑन लेक्चर मेथड, मैंने अभी बताया लेक्चर मेथड हमारा कन्वेंशनल का पार्ट होगा यानी पारंपरिक, जो पुराने ज़माने में होता था। नो फिक्स्ड करिकुलम, पुराने ज़माने में फिक्स्ड करिकुलम होता था, बट यहाँ नॉन कन्वेंशनल की बात हो रही है। अब कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। और कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखी जाती है, अब बेनिफिट नहीं देखा जाता है, इफेक्टिवनेस देखी जाती है, इफेक्टिवनेस पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है, कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव है हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, डी एंड ई। और यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, बी, डी एंड ई, ऑप्शन 3 में। हिंदी में भी आप देख सकते हो, मुझे पहले हिंदी दिखानी चाहिए थी, सॉरी, आप हिंदी में भी देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी गैर पारंपरिक शिक्षा की विशेषताएं हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक द्वारा नियंत्रित और मूल्यांकन किया गया, यानी कि नियंत्रित करना और मूल्यांकन करना ये दोनों ही हमारा पारंपरिक का पार्ट हो जाएगा। और यहाँ पूछा है गैर पारंपरिक। शिक्षार्थी उन्मुख, बिल्कुल ठीक, लर्नर सेंटर्ड। व्याख्यान विधि हमारी पारंपरिक में आती है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं, जी, ये बिल्कुल गैर पारंपरिक का पार्ट होगा। और लागत प्रभावी, ये भी। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, डी एंड ई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं विच वन बेस्ट रिप्रेजेंट्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, यानी इनमें से कौन सा बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग का नेचर, प्रकृति और ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य। इनमें से आपको बताना है। आप पहले हिंदी में देख लीजिए, कौन सा शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। शिक्षण और सीखना अभिन्न रूप से संबंधित हैं, यानी कि टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है। क्या ऐसा है कि शिक्षण के और प्रशिक्षण के बीच, शिक्षण एंड प्रशिक्षण का क्या मतलब है यहाँ पर, टीचिंग और ट्रेनिंग, ठीक है। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, दोनों चीज़ें एक दूसरे से पूरी तरीके से रिलेटेड हैं, बिल्कुल सही बात है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। क्या आपको ऐसा लगता है कि टीचिंग और ट्रेनिंग के बीच कोई डिफरेंस नहीं है? बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि टीचिंग होता है अलग, ट्रेनिंग होता है अलग। टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना, शिक्षण। ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण, ठीक है। टीचिंग में हम क्या काम करते हैं, टीचिंग में हम बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट की कोशिश करते हैं, हमारा एम होता है बच्चे का संपूर्ण विकास करना। लेकिन ट्रेनिंग में हम किसी एक स्पेसिफिक स्किल को ट्रेन करते हैं, उसका प्रशिक्षण देते हैं। तो यहाँ ये किसी एक स्पेसिफिक स्किल से जुड़ा हुआ है, जबकि टीचिंग हमारी ऑल ओवर डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा गलत, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पूछा गया है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, और यहाँ पर कहा है नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अगला है कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू एंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स, यानी टीचिंग का जो पर्पस होता है वो कहीं ना कहीं होता है बच्चों के अंदर बदलाव लाना। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम बच्चे की थिंकिंग के अंदर, उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, उनके अंदर हम चेंज लाते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि व्यवहार में बदलाव लाना, ठीक है, चेंज इन बिहेवियर टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये भी सही हो जाएगा। ऑल गुड टीचिंग इज़ फॉर्मल इन नेचर, जितनी भी टीचिंग है वो फॉर्मल होनी चाहिए नेचर में, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्कूल जाएंगे और वहाँ पर बैठकर टीचर के सामने बैठकर ही आपकी लर्निंग हो सकती है, टीचिंग हो सकती है, फॉर्मल तरीका ही होगा, ऐसा नहीं है। आप रियल लाइफ में भी अगर आपको कोई कुछ सिखा रहा है, जो भी आपको कुछ सिखा रहा है वो आपका एक टीचर है, ठीक है। टीचिंग का मतलब क्या होता है, सिखाना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मल ही हो टीचिंग का मतलब। ए टीचर इज़ ए सीनियर पर्सन, क्या टीचर एक सीनियर पर्सन होता है? अगला है टीचिंग इज़ ए सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज़ ए पर्सनल एक्ट। देखो ये बिल्कुल सही बात है, टीचिंग सोशल एक्ट के,
एक टीचर अपने से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाता है, वो दूसरों को पढ़ाता है, ठीक है, सोशल एक्ट है टीचिंग, ये ज़्यादा लोगों से जुड़ा हुआ है। लेकिन लर्निंग इज़ ए पर्सनल एक्ट, लर्निंग आप खुद करते हो, ठीक है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो आपको पढ़ा रहा है, लेकिन लर्निंग एक पर्सनल एक्ट है। आप अंदर से जब आपको इंटरेस्ट होगा, ठीक है, आपको उसके प्रति रुचि होगी, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, तो तभी तो आप लर्निंग अच्छे से कर रहे हो। तो आपका इंटेलिजेंस, आपका मैच्योरिटी, आपका डेवलपमेंट का लेवल, हर एक चीज़ मैटर करती है लर्निंग में, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैटर करते हैं लर्निंग में, इसीलिए लर्निंग होगा एक पर्सनल एक्ट। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ पर आ रहा है, ए, सी और एफ, ए, सी और एफ कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3, ए, सी एंड एफ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग? की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर से रिलेटेड भी की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर से रिलेटेड भी मैं आप लोगों की क्लास ले चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो छोटी सी क्लास है, आप उसको देख लीजिएगा, की बिहेवियर और टीचिंग बिहेवियर से रिलेटेड। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा गया है कि की बिहेवियर इफेक्टिव टीचिंग में कौन कौन से होंगे। बेसिकली 5 की बिहेवियर होते हैं जिनकी बात आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में कही गई है, की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कंट्रीब्यूशन, यानी स्टूडेंट के आइडियाज़ को यूज़ करना और उनके कंट्रीब्यूशन को यूज़ करना। सेकंड है स्ट्रक्चरिंग, यानी उन आइडियाज़ को स्ट्रक्चर करना, एक रूप देना। थर्ड है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी एंड 4 है क्वेश्चनिंग। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हेल्पिंग बिहेवियर के दिए हुए हैं, सिर्फ एक ऑप्शन दिया हुआ है की बिहेवियर का। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि की बिहेवियर कौन कौन से हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। की बिहेवियर होते हैं हमारे 5। सबसे पहला होता है लेसन क्लैरिटी। की बिहेवियर होते हैं जो कि एक टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, एक टीचर की टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, उनको कहते हैं हम की बिहेवियर ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग। सबसे फर्स्ट है लेसन क्लैरिटी। अगर एक टीचर को लेसन की क्लैरिटी है, उसको अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज है, तभी वो अच्छे से टीच कर सकता है। दूसरा इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, उसको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मुझे कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सा टीचिंग मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी इंस्ट्रक्शनल वेराइटी उसके अंदर होनी चाहिए। टीचर के अंदर इंस्ट्रक्शन के बहुत से तरीक़ों का ज्ञान होना चाहिए। थर्ड है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। टीचर टास्क ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है कि टीचर जो भी पढ़ाने वाला है उसको उसे प्रॉपर वे में अरेंज करना आना चाहिए, एक तरीके से पूरी प्लानिंग करनी आनी चाहिए। इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस यानी वो इस तरीके से पढ़ाए ताकि जितने भी लर्नर्स हैं वो इंगेज हो सकें, इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ सकें। फिफ्थ है स्टूडेंट सक्सेस रेट, यानी कि बच्चों का जो सक्सेस रेट है, जो प्रगति है, जो वो उन्नति कर रहे हैं अपने टीचिंग अपनी लर्निंग के दौरान, उसका भी पता होना चाहिए एक टीचर को, ठीक है, ताकि वो आगे उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सके। तो ये होते हैं की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। तो अब आपको पता चला इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि हमारा की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग में आता है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है फाइंड द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स विच वुड फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग सिस्टम टू बिकम इफेक्टिव फ्रॉम द चॉइस बिलो। आपको ये बताना है कि लर्नर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, जो फैसिलिटेट करती हैं टीचिंग लर्निंग को। फाइंड द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स जो फैसिलिटेट करती हैं टीचिंग लर्निंग सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए, यानी इनमें से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाती हैं, बेसिकली ये पूछा गया है। फर्स्ट कहा गया है यहाँ पर प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, यानी कि बच्चे का आंसर शुरू में ही आ गया, हिंदी में आप लोग देख लीजिए पहले। शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव, ठीक है। सेकंड है शिक्षार्थी का पारिवारिक वंश। थर्ड है शिक्षार्थी की योग्यता। फोर्थ है शिक्षार्थी के विकास का चरण। और लास्ट है शिक्षार्थी की भोजन आदतें और शौक। सबसे लास्ट में है शिक्षार्थी की धार्मिक संबद्धता। इनको आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा होगा। तो देखो, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, अगर लर्नर को पहले से कोई एक्सपीरियंस है तो वो और अच्छा कर सकता है, इसीलिए ए तो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब जब आंसर आ गया है तो ऐसे ही समझ लीजिए आप लोग। अगला है लर्नर्स फैमिली लीनिएज। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो लर्नर का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मैटर करता है बच्चे की लर्निंग में, ठीक है, पारिवारिक वंश।
क्या मैटर करता है? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ में रुचि रखता है और उसको पढ़ने का कितना शौक है। तो फर्स्ट तो इसका सही हो जाएगा, लेकिन सेकंड हमारा ये हो जाएगा गलत। एप्टीट्यूड ऑफ लर्नर, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड बहुत मैटर करते हैं, इसीलिए सी भी हो जाएगा सही। लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का तो हमें ख्याल रखना ही होगा, क्योंकि जो बच्चे की स्टेज है, जो डेवलपमेंट की स्टेज है, वो बच्चा है या एडल्ट है या एडोलसेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही तो हम उसकी टीचिंग और लर्निंग करते हैं। तो डेवलपमेंट स्टेज का भी ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है। अगला है लर्नर्स फूड हैबिट्स एंड हॉबीज़। लर्नर्स की खाने पीने की आदतें उसकी हेल्थ पर प्रभाव तो डालेंगी, लेकिन डायरेक्टली उसकी टीचिंग लर्निंग पर इफेक्ट नहीं डालेंगी। इनडायरेक्टली डाल सकती हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं डालेंगी। अगला है लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन, ये तो बिल्कुल ही कट हो जाएगा। किसी की भी धार्मिकता उसकी पढ़ाई लिखाई को प्रभावित नहीं करती, ठीक है। तो ये रिलीजियस एस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी एंड डी। ओके, आंसर तो आ ही गया था, पहले आप लोगों ने देख लिया। अगला है इन विच टीचिंग अप्रोच लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव, यानी किस शिक्षण दृष्टिकोण में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम और सक्रिय माना जाता है। जो लर्नर है, मतलब बेसिकली यहाँ ये पूछा गया है इन चारों में से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें लर्नर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड है, जिसमें ज़्यादा एक्टिव रहेगा बच्चा। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्कशन मेथड, सेकंड है बस सेशन मेथड, थर्ड है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मेथड एंड फोर्थ है प्रोजेक्ट मेथड। देखो, डिस्कशन में सिर्फ और सिर्फ हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। डिस्कशन में हमारा सिर्फ मेंटलिटी, हमारा जो माइंड है वो काम कर रहा है, वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। बस सेशन मेथड भी कुछ कुछ इसी तरीके का है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मेथड जो है उसमें भी हमारे माइंड का यूज़ ज़्यादा होता है, हमारी इंटेलिजेंस का यूज़ ज़्यादा होता है। लेकिन जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वहाँ पर हम अपने माइंड का यूज़ भी करते हैं, हम अपने हैंड का यूज़ भी करते हैं, हम अपनी हर चीज़ का यूज़ करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड में हमारी मल्टीपल सेंसेस का यूज़ होता है और वहाँ पर बच्चा ज़्यादा एक्टिव होकर सीखता है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट मेथड है, जब बच्चा एक्टिविटी करेगा तभी तो ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा बच्चे का। इसीलिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? प्रोजेक्ट मेथड। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, जो शिक्षण की प्रभावशीलता है उसको आपको किसके आधार पर आंका जाना चाहिए। आप कोर्स अगर कवर हो जाता है पूरा, उसको आप कहोगे इफेक्टिव टीचिंग, या फिर स्टूडेंट का इंटरेस्ट है उसको कहेंगे कि स्टूडेंट इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा है, उसको आप इफेक्टिव टीचिंग कहेंगे, या फिर लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स यानी छात्रों के सीखने के परिणाम अगर अच्छे हैं तो उसको आप इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग कहेंगे, या फिर यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इन दी क्लासरूम, कक्षा में शिक्षण सामग्री का प्रयोग आप कर रहे हैं उसको इफेक्टिव टीचिंग कहेंगे आप। तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि कोर्स कवरेज कर देना। अगर आपने कोर्स पूरा पढ़ा दिया, गारंटी नहीं है कि वो बच्चे की समझ में पूरी तरीके से आया हो, ठीक है। स्टूडेंट का इंटरेस्ट होना ज़रूरी है ताकि उसकी लर्निंग बेटर हो सके। इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग के लिए स्टूडेंट का इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पूछा गया है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों के सीखने के परिणाम। इफेक्टिवनेस का कब पता चलता है? जब आपके सामने पॉजिटिव परिणाम आते हैं, पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं, अच्छे आउटकम्स आते हैं। इसीलिए ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इन दी क्लासरूम, हम टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं क्लासरूम में ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, बच्चों की लर्निंग बेटर हो सके, वो अच्छे से सीख सकें। लेकिन इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग का जब पता चलता है, ये तो क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है और ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आएँ सारी चीज़ें, टीचिंग एड्स। लेकिन इफेक्टिवनेस कि हमारी टीचिंग कितनी इफेक्टिव हुई, तो ये तो हमें पता तब चलेगा ना जब हम रिजल्ट देखेंगे। तो लर्निंग आउटकम्स यानी कि जो बच्चे की सीखने के जो परिणाम हैं वो हमें बताते हैं कि हमारी टीचिंग कितनी इफेक्टिव साबित हुई। इसलिए यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अगला है व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग, अच्छी टीचिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है? डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन एंड फीडबैक। डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान, यानी कि पता लगाना बच्चों की प्रॉब्लम्स का, बच्चों की वीकनेस का। रेमेडी का क्या मतलब होता है? उपाय। पहले आपने प्रॉब्लम्स का पता लगाया और उसके बाद उनका आपने निदान कर दिया, ठीक है। डायरेक्शन, एक सही डायरेक्शन देना बच्चों को। फीडबैक, बच्चों ने जो भी किया उसके बारे में बच्चों को फीडबैक देना ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो आपको पता चल ही गया होगा ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं
अच्छी टीचिंग के लिए। इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 A B C D ऑल। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHERC। यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बतानी है NHERC। NHERC जो कि NEP 2020 से रिलेटेड है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नॉन गवर्नमेंटल हायर एजुकेशन रिहेबिलिटेशन काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशनल रीजनल सेंटर, या फिर नेशनल हायर एजुकेशन रिसर्च कमेटी। तो आपको ये याद होना चाहिए, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल जो HECI है, ठीक है, जो HECI है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया NEP 2020 के अकॉर्डिंग, उसके अंतर्गत 4 बॉडीज़ आती हैं जो कि पूरा सब कुछ संभालेंगी एजुकेशन का। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर 4 बॉडीज़ आती हैं, ये आप लोग अपने पास अच्छे से लिख लीजिए। इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे पिछले ही एग्ज़ाम में। तो HECI, इसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पर कमीशन की जगह काउंसिल मत कर देना, ध्यान से यहाँ आपको कमीशन ही रखना है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इसकी भी, किसी की भी पूछ लें, आपको याद रखना है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI की फुल फॉर्म है, और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएंगे 1, 2, 3 एंड 4 बॉडीज़। सबसे पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल जो कि रेगुलेशन का काम करेगी NHERC। सेकेंड है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एक्रेडिटेशन देने का काम करेगी NAC, जो हमारा NAAC था ना, वो अब NAC हो गया। हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, ये ग्रांट्स देने का काम करेगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। और जनरल एजुकेशन काउंसिल होगी हमारी GEC, ठीक है, जो कि जनरल यानी स्टैंडर्ड सेट करने का जो बात करेगी वो होगी हमारे जनरल एजुकेशन काउंसिल। ये हुई इनके बारे में पूरी जानकारी जो कि आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, ए चाइल्ड हु फील्स इट डिफिकल्ट टू डू ए टास्क अलोन is able to do it better with the help of more skilled peers and adults. It is termed as, यानी एक बच्चा जो किसी काम को अकेले करना मुश्किल लगता है उसको, वो अधिक कुशल साथियों और वयस्कों की मदद से इसे बेहतर ढंग से करने में सक्षम होता है। इसे क्या कहा जाता है, यानी एक बच्चा है, उससे अकेले किसी काम को नहीं किया जा रहा, लेकिन वो उस काम को कर सकता है अगर उसको कुछ लोगों की मदद मिल जाए तो, अपने से बड़ों की, अपने से मोर नॉलेजेबल की अगर मदद मिल जाए तो वो उस काम को कर सकता है। तो इसको आप किस कैटेगरी में रखोगे, एकोमोडेशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एसिमिलेशन या फिर इक्विलिब्रियम। तो इसका सही आंसर होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इसकी बात किसने की थी, वाइगोस्की ने, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। एक बच्चा, ठीक है, कैन डू इंडिपेंडेंटली, एक बच्चा जो खुद कुछ कर सकता है, यहाँ तक वो खुद कुछ भी कर सकता है। इट वॉज की कंस्ट्रक्ट ऑफ लेव वाइगोस्की। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं वाइगोस्की लर्निंग एंड डेवलपमेंट की थ्योरी में। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द स्पेस बिटवीन ए व्हाट लर्नर्स कैन डू एंड विदाउट असिस्टेंस एंड व्हाट ए लर्नर्स कैन डू विद एडल्ट गाइडेंस। यानी एक बच्चा है, वो इतना तो काम कर सकता है खुद इंडिपेंडेंटली, बट उसके अंदर क्षमता है कि वो इतना काम कर सके, मगर इतना काम करने के लिए उसे किसी की हेल्प चाहिए, ठीक है। तो जिसकी वो हेल्प लेता है उसको हम कहते हैं MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। और जो ये एरिया है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इस लाइन से और यहाँ तक की जो ये दूरी है, इसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इस लाइन से इस लाइन तक की जो दूरी है, इसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी ये बच्चा खुद कर सकता है इंडिपेंडेंटली, और यहाँ तक उसे सीखने की या करने की क्षमता है, अगर उसको कोई सिखाने वाला या करने के लिए उसकी कोई हेल्प करता है तो वो यहाँ तक पहुँच सकता है। और इसी एरिया के इसको जो बीच डिफरेंस होता है, इसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। ये था लेव वाइगोस्की का कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है, द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड बाय, यानी जो टीचिंग एड्स हैं उनको उपयोग किसके द्वारा उचित तरीके से बताया जा सकता है। अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लास, कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए होते हैं टीचिंग एड्स। अगला है मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में अनुशासनहीनता को कम करने के लिए। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के सीखने के परिणामों को अनुकूलित करने के लिए। या फिर इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क, यानी कि बच्चों को इंगेज रखने के लिए। देखो टीचिंग एड के लिए ये सारे ही ऑप्शन पॉजिटिव हैं,
बच्चों की अटेंशन भी गेन होती है, ठीक है, इनडिसिप्लिन भी जो है मिनिमाइज होता है, बिकॉज जब आप टीचिंग एड का यूज़ करोगे बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पूरा अटेंशन आपको देंगे, ठीक है, इंगेजमेंट भी बच्चों का होता है। लेकिन मेन जो होता है टीचिंग एड का यूज़ करने का जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है लर्निंग आउटकम्स को और ज़्यादा बेहतर बनाना, ठीक है, उनमें सुधार करना, ठीक है। तो इसीलिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको एग्जाम में पिक करना है, यहाँ सही हो जाएगा ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्टिमाइजिंग मोस्टली आंसर्स जो होते हैं उसमें ऑप्टिमाइजिंग याद रखना, ज़्यादातर जो आंसर होता है वो ऑप्टिमाइजिंग वाला जो ऑप्शन होगा वही होता है। बट एक बार आप लोग एग्जाम में पढ़ लेना, बट मोस्टली ऐसा होता है जिस ऑप्शन में ऑप्टिमाइजिंग आता है वो ही आंसर ठीक होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी जो आपके एमसीक्यू होते हैं उससे रिलेटेड ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। दे आर मोर ऑब्जेक्टिव दैन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, क्या ये इसका सही होगा कि जो एमसीक्यू हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू हैं तो ये मोर ऑब्जेक्टिव होते हैं ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस से, या फिर ये लेस ऑब्जेक्टिव होते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस से? तो ऐसा तो नहीं हो सकता, देखो ऐसे टाइप क्वेश्चन से लेस ऑब्जेक्टिव तो हो ही नहीं सकते, बिल्कुल गलत। दे आर मोर सब्जेक्टिव दैन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये भी गलत। दे आर मोर सब्जेक्टिव दैन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, ये भी गलत। सब्जेक्टिव होते हैं जिसमें आपको डिटेल में लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं या 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक पिक करना होता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा गया है कि ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होंगे ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन से, क्योंकि ट्रू फॉल्स में आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, ट्रू या फॉल्स, इसमें से एक चूज़ करना है। लेकिन मल्टीपल चॉइस में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, और इसमें से आपको कोई भी एक चूज़ कर लेना है। तो ये मोर ऑब्जेक्टिव होते हैं ट्रू फॉल्स के कंपेरिजन में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव दैन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। ये हिंदी में है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। बहुविकल्पीय प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगला है, विच इज़ द अल्टरनेटिव ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, यानी इनमें से कौन सा पॉजिटिव फैक्टर होगा जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा, ठीक है। फर्स्ट है, पहले आप हिंदी में देख लीजिए, ठीक है, मैं बार बार गलत कर देती हूँ, पहले आप हिंदी में देख लीजिए। विषय के बारे में शिक्षक का ज्ञान, यानी कि टीचर को सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है। शिक्षक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, या फिर शिक्षक का संचार कौशल, या फिर शिक्षक की छात्रों को खुश करने की क्षमता, या फिर छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क, या फिर कक्षा संचालन के प्रबंधन और निगरानी में शिक्षक की क्षमता। इसी तरीके के ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही ठीक से आपको आंसर करना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो, टीचर्स नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के लिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। टीचर को सब्जेक्ट की नॉलेज होना तो ज़रूरी है, लेकिन क्या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड टीचर का मैटर करता है उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने में? बिल्कुल गलत। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, टीचर का एक्सपीरियंस, टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज मैटर करती है, कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है, टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज स्टूडेंट, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है कि टीचर बच्चों को प्लीज़ कर सके, खुश कर सके? टीचर पर्सनल कांटेक्ट विद स्टूडेंट्स, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पर्सनल कांटेक्ट अच्छा बनाएगा, इफेक्टिवनेस बनाएगा, इफेक्टिव बनाएगा टीचिंग को? बिल्कुल नहीं। टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग क्लासरूम ट्रांजैक्शन, टीचर्स की कॉम्पिटेंस मैनेज करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए क्लासरूम ट्रांजैक्शन को, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि एक टीचर के अंदर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए ताकि वो क्लासरूम को अच्छे से मॉनिटर कर सके, उसको मैनेज कर सके। तो ये तीनों ही जो पॉइंट हैं, ए, सी और एफ, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी, एफ। 4 ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है, ए, सी एंड एफ। अगला क्वेश्चन है, ये असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग आ जाते हैं कई बार। फर्स्ट है असर्शन, ऑल टीचिंग शुड एम एट एंश्योरिंग लर्निंग, यानी कि सभी शिक्षण का लक्ष्य सीखना सुनिश्चित करना होगा, यानी कि जितनी भी टीचिंग है उनका मकसद होना चाहिए कि लर्निंग हो सके। अगला है ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग, यानी सभी अधिगम शिक्षण से उत्पन्न होते हैं। क्या ऐसा है कि जितनी भी लर्निंग है वो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग से होती हैं? अगर आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि जितनी भी लर्निंग है वो क्या सिर्फ और सिर्फ टीचिंग से होती हैं?
ऐसा नहीं है। तो ये तो सही हो जाएगा कि ऑल टीचिंग शुड एम एट एंश्योरिंग लर्निंग, यानी कि टीचिंग का मकसद ही होना चाहिए कि लर्निंग हो सके। लेकिन जितनी भी लर्निंग है वो सिर्फ टीचिंग से नहीं होती, आपको नॉर्मल लाइफ में भी बहुत से लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, आपकी मम्मी आपको अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, आपके फ्रेंड्स से आप बहुत कुछ सीखते हो, अपने आसपास की चीज़ों से सीखते हो। तो ऐसा नहीं है कि जितनी भी लर्निंग हो रही है वो टीचिंग से ही हो रही है, आप खुद से बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते हो अपने आप से। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। अगला है स्टूडेंट्स वॉच एंड लिसन टू द वीडियोज़ ऑफ ए लेक्चर बिफोर कमिंग टू द क्लास, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि छात्र कक्षा में आने से पहले व्याख्यान की वीडियो देखते और सुनते हैं, तो इसका उदाहरण क्या होगा। अगर आपको इन सारे ही मेथड का मतलब पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। लेक्चर मेथड, फ्लिप्ड क्लासरूम, प्रोग्राम लर्निंग एंड प्रोजेक्ट मेथड। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब होता क्या है? फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब होता है ये एक इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है जिसमें क्या होता है कि टीचर पहले ही बच्चों को लेक्चर या वीडियोस प्रोवाइड कर देता है। वो पहले उस लेक्चर और वीडियो को देखते हैं और उसके बाद क्लास में आते हैं और बाकी की एक्टिविटीज़ बाद में होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेज, डिस्कशन, जो कुछ भी है वो बाद में होता है। पहले वो उस वीडियो को वॉच कर लेते हैं घर पर, कहाँ पर? एट होम, बाय वॉचिंग ए वीडियो लेक्चर एट होम एंड देन कम टू क्लास रेडी टू अप्लाई दैट नॉलेज थ्रू डिस्कशन एक्टिविटीज़ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेज। तो ये होता है हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड का मतलब उल्टा, फ्लिप्ड का मतलब एक तरीके से उल्टा हो जाना। नॉर्मल क्या होता है, टीचर आता है क्लास में पढ़ाता है बच्चों को, लेकिन फ्लिप्ड में क्या होगा कि वो पहले ही प्रोवाइड कर देगा सारा मटेरियल एंड देन डिस्कशन होगा, देन एक्टिविटीज़ होंगी बाकी की। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ DTH चैनल्स डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स 24/7 बेसिस इज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ कहा गया है एक ग्रुप ऑफ DTH चैनल्स डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग एजुकेशनल 24/7 बेसिस पर कौन सा DTH चैनल है इनमें से जो प्रोवाइड करता है आपको एजुकेशनल प्रोग्राम्स? स्वयं, मूक, स्वयं प्रभा एंड ज्ञान दर्शन। इनमें से दो चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, स्वयं या स्वयं प्रभा। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा स्वयं प्रभा, क्योंकि DTH चैनल्स जो प्रोवाइड करता है एजुकेशनल प्रोग्राम्स वो है हमारा स्वयं प्रभा। लेकिन जो स्वयं है, जो ये स्वयं ऑप्शन दिया हुआ है, ये मूक का एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म है स्वयं। तो स्वयं और स्वयं प्रभा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 24/7 बेसिस पर काम करता है स्वयं प्रभा, जो कि DTH चैनल्स का ग्रुप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन पैसिव लर्निंग वेयर द चाइल्ड लिसन्स टू टीचर्स एंड फॉलोज डायरेक्शन फ्रॉम देम। यानी निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय शिक्षण पर आधारित है जहाँ बच्चा शिक्षकों की बात सुनता है और उनके निर्देशों का पालन करता है? ये मैं अभी आपको समझा भी चुकी हूँ पीछे, अगर आप लोगों ने ठीक से सुना है तो। फर्स्ट ऑप्शन है कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगी शिक्षण, सेकंड है कन्वेंशनल लर्निंग, थर्ड है नॉन कन्वेंशनल एंड लास्ट है प्लेवे मेथड। तो देखो, जहाँ पर बच्चा पैसिव होगा, पैसिव लर्निंग होगी, ठीक है, बच्चा सिर्फ सुनेगा टीचर्स को और फॉलो करेगा उनके डायरेक्शन को, तो ये आज के ज़माने में तो नहीं होता, ऐसा पहले होता था। ठीक है, तो जो पहले होता था उसको हम कहते हैं पारंपरिक लर्निंग, और जो अब होता है, जो लर्निंग बाय डूइंग द्वारा होती है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो किया जाता है, वो होता है नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, और यहाँ पूछा गया है कन्वेंशनल, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पारंपरिक शिक्षा की बात हो रही है, तो ये सही आंसर हो जाएगा कॉन्वेंशनल लर्निंग, यानी ऑप्शन 2 विल बी दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला है in which level of teaching the main focus is laid on capturing and systematic presentation of ideas and information। यानी शिक्षण का वो कौन सा स्तर है जिसमें मुख्य ध्यान किस पर दिया जाता है? विचारों और सूचनाओं को एकत्रित करने पर, मतलब आपको आइडियाज़ को आप कैप्चर करते हो और उनको सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट कर देते हो, बस। ये किस लेवल के अंदर आएगा? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल? इसमें से आपको बताना है कौन सा लेवल होगा। तो देखो, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन या आइडियाज़ हैं उनको सिर्फ और सिर्फ कैप्चर करना और सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट कर देना, ये आता है आपके मेमोरी लेवल के अंदर। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या करते हो आप? अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है एक्सप्लेनेशन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हो,
यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग काम नहीं कर रही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा मेमोरी लेवल। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।